बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि प्रोसीजर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। यानी कि कोई सा भी मिक्सचर ले लेते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का महलूल होता है, हम उसे कहते हैं मिक्सचर। हम क्या करते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो उनसी जिससे वो मिक्सचर मिलकर बना होता है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम बारी बारी से अलहदा करते हैं। ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ों को हमने नाम दिया है कंपोनेंट। ठीक है ना, वो सारे के सारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम बारी बारी से अलहदा करते हैं। ठीक है ना, इसको हमने नाम दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रोसीजर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। प्रोसीजर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। प्रोसीजर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना, समझ आ गई। और हमने एक ऐसा मिक्सचर लेना है कि जो जिसके आसानी से हम जिसके मिक्सचर को अलहदा ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, ये लोहे चून और रेत का मिक्सचर ले लो। जब हम इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोहे चून को मैग्नेट के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। लोहे चून को मैग्नेट के ज़रिए आसानी से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला मिक्सचर के यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में नहीं आएगा। ठीक है ना, हम इसको आसानी से अलहदा कर सकते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा मिक्सचर लिया है, लीव एक्सट्रैक्ट लिया है पेपर के अंदर। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, सारे के सारे पत्तों को, दरख्तों के पत्ते लिए, दरख्तों के पत्ते को निचोड़ कर उसका जूस निकाला है। जूस हमने सारा का सारा यहाँ पर भर दिया इस बीकर के अंदर। इसको हमने नाम दिया लीव एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर 3 किस्म के हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल रेड कलर का होता है और कैरोटीनॉइड्स येलो कलर का होता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो उनसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो उनसे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, समझ आ गई। पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर आप कह लो इंक के भी कंपोनेंट्स हैं। इंक ब्लू कलर की ले लो या फिर ब्लैक कलर की ले लो। ठीक है ना, ब्लू या फिर ब्लैक कुछ भी ले सकते हो ठीक है ना, ब्लैक कलर में कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कितने कलर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से इट इज़ द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये कौन सी टाइप है? इट इज़ द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। ये क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। ठीक है ना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। पार्टीशन क्या होती है? इसमें 2 तरह के फेज़ आते हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? मोबाइल फेज़ लिक्विड होता है, इसमें लिक्विड या फिर गैस, लिक्विड ले लो या फिर गैस ले लो, मोबाइल फेज़। और स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में फ़र्क क्या है? स्टेशनरी फेज़ क्या होता है? ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान ना, ये स्टेशनरी फेज़ मूवेबल नहीं होता, ये फिक्स ही रहता है अपनी जगह पर। लेकिन जो सा मोबाइल फेज़ होता है, ये हरकत करता रहता है। मोबाइल फेज़ क्या करता है? ये हरकत करता है। ठीक है ना, ये ऐसा लिक्विड होता है जो हरकत कर रहा होता है। लेकिन स्टेशनरी फेज़ वाला लिक्विड जो सा ये हरकत नहीं कर रहा होता, मूवेबल नहीं होता, इसलिए स्टेशनरी इसका नाम दिया हुआ है। मोबाइल का मतलब क्या है? जैसे कि मिसाल के तौर पर मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसी तरह से ये लिक्विड है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, इधर जा उधर जा। ठीक है ना, यानी कि मूवेबल होता है ये। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिक्विड नहीं है, इसकी जगह सॉलिड है, स्टेशनरी फेज़ क्या है? सॉलिड है, तो फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। फिर क्या होगी? फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। फिर क्या होगी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर सॉलिड होगा तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी,
और अगर लिक्विड होगा तो स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मैंने आपको बताया था पीछे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, देख लेना ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी क्या होती है। इसमें इसकी टाइप होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फ़िल्टर पेपर का बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फ़िल्टर पेपर ये लिया है हमने। फ़िल्टर पेपर जो सी होती है, ये फ़िल्टर पेपर को 3 तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली तरह से ऐसे कि पोरोसाइट्स यानी कि सुराखों के साइज़, पोरोसाइट्स के ज़रिए भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सुराखों का साइज़ हो। फॉर एग्जांपल फ़िल्टर पेपर हमने 3 लिए हैं, 3 फ़िल्टर पेपर लिए हैं, तीनों के तीनों फ़िल्टर पेपर लिए हैं हमने, लेकिन एक फ़िल्टर पेपर पर छोटे सुराख हैं और दूसरे फ़िल्टर पेपर उससे बड़े सुराख हैं और तीसरे वाले फ़िल्टर पेपर पर उससे भी बड़े सुराख हैं। यानी कि फ़िल्टर पेपर को हमने उनके सुराखों की बिना पर तकसीम किया, इसे हम कहते हैं पोरोसाइट्स। ठीक है ना, पोरोसाइट्स सुराखों का साइज़, यानी कि फ़िल्टर पेपर को हमने उनमें मौजूद सुराखों की बिना पर उन्हें तकसीम किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े वाले सुराख ये हम कब लेंगे, यानी कि जब इम्प्योरिटी का साइज़ बहुत ही छोटा हो ना, तब जो सा फ़िल्टर पेपर चूज़ करेंगे वो ये वाला चूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर इम्प्योरिटी का साइज़ बड़ा होता है तो हम उसके लिए एक ऐसा फ़िल्टर पेपर चूज़ करेंगे कि जिसके सुराखों का साइज़ बड़ा है। ठीक है ना, हमें पता है कि अगर इम्प्योरिटी बड़ी है, इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है, तो ये जो सा फ़िल्टर पेपर है जिसके सुराख बड़े बड़े हैं, रोक तो लेंगे वो इम्प्योरिटी को। ठीक है ना, ये रोक लेंगे। ठीक है ना, आसानी से रोक लेंगे। समझ आ गई। इम्प्योरिटी का साइज़ बड़ा होगा तो फिर एक ऐसा फ़िल्टर पेपर लेंगे कि जिसके सुराखों का साइज़, जिसका पोरस साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर इम्प्योरिटी का साइज़ बहुत ही छोटा है, हम उसके लिए ये बड़े बड़े सुराखों वाला फ़िल्टर पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि अब इम्प्योरिटी का साइज़ छोटा है, इसलिए वो सुराखों में से पास थ्रू होकर नीचे फ़िल्ट्रेट में शामिल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फ़िल्टर पेपर लेंगे कि जिसमें से वो इम्प्योरिटी पास हो ही नहीं सकती, छोटे सुराखों वाला। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम इसके शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि शेप्स क्या होती हैं। शेप्स फ़िल्टर पेपर की रेक्टेंगुलर भी होती हैं, सर्कुलर भी होती हैं। दो शेप्स होती हैं इसकी, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, और इसके डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। फ़िल्टर पेपर के डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। हम शेप्स, ठीक है ना, डिफरेंट साइजेस, फॉर एग्जांपल ये जो से फ़िल्टर पेपर है हम इसको वाटमैन्स फ़िल्टर पेपर भी कहते हैं। कौन सा फ़िल्टर पेपर कहते हैं, वाटमैन्स फ़िल्टर पेपर। वाटमैन्स एक साइंसदान था जो उसने फ़िल्टर पेपर ईजाद किया था, उसके नाम पर ही हमने फ़िल्टर पेपर का नाम रख दिया, वाटमैन्स फ़िल्टर पेपर। F फॉर फ़िल्टर, P फॉर पेपर, नंबर 1 एंड नंबर 3। हम आमतौर पर लैब के अंदर बड़ा सा फ़िल्टर पेपर रखा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको अपनी मनचाही जो सा आपने चाहा है उसके अंदर काट लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर में काट लिया, रेक्टेंगल में काट लिया, ट्रायंगल में काट लिया, या फिर स्ट्रिप काट ली। ठीक है ना, कैसे भी करके हम इसको काट लेते हैं बस। ठीक है ना, डिफरेंट साइजेस, यानी कि बड़ा सा फ़िल्टर पेपर हम लैब में रखा होता है, उस बड़े से फ़िल्टर पेपर से हमने मुख्तलिफ़ शक्लों वाले फ़िल्टर पेपर काट लिए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। डिफरेंट साइज़ के फ़िल्टर पेपर और डिफरेंट शेप्स के फ़िल्टर पेपर हमने काट लिए। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद मेरी ये भी बात याद रखना कि फ़िल्टर पेपर जो सा होता है ये, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आगे की बात। मैं अब आगे की बात करने जा रहा हूँ।
आगे की बात करने जा रहा हूँ कि सेलुलोज का बना होता है फिल्टर पेपर, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या होता है? ये सेलुलोज का बना होता है फिल्टर पेपर। सेलुलोज फाइबर्स, यानी कि सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। और फिर उसके बाद ये हम ना इस फिल्टर पेपर के इतने हिस्से को जूम करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं जी। ये लो जी, जूम करके देख लिया। ठीक है, ये जूम करके देखा है हमने। यहाँ पर ये क्या है? ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, ये जो उनसे फाइबर्स, ये क्या है? ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, ठीक है ना। और ये जो उनसा पानी है ना, ये सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर फंसा हुआ है। ये क्या है? ये वाटर entrapped between cellulose fibers, यानी कि सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर इंट्रैप्ड है। ठीक है, कितना पानी इंट्रैप्ड है? तकरीबन 5% से लेकर 10% तक इतना पानी जो सा है वो इंट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई? इसको हम कहेंगे, ये क्या है? इसका, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ, मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ कि पानी जो सा होता है ना, ये पानी कैसे इंट्रैप्ड फंसा होता है इस सेलुलोज फाइबर के अंदर, उसकी बात करने जा रहा हूँ कि पानी जो सा है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। सेलुलोज भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है ना, समझ आ गई? दोनों चीज़ें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती हैं। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में चेन बनाए होते हैं, यानी कि बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी ये फाइबर बने हुए हैं ना, ये सेलुलोज का एक फाइबर है। इस सेलुलोज का एक फाइबर है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने चेन बनाई हुई है, फिर जाके ये सेलुलोज का एक फाइबर बना है। समझ आई कि नहीं बात? ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये है, ये H है, ये OH है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये OH है, ये H है। ठीक है ना, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, उसका ये इतना हिस्सा मैं बनाना चाह रहा हूँ, इसका इतना हिस्सा बना रहा हूँ। बॉन्ड O, बॉन्ड H, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। ये ग्लूकोज का इतना हिस्सा बना रहा हूँ, ग्लूकोज का इतना हिस्सा, यानी कि ये जो सा ग्लूकोज है ना, ये फॉर एग्जांपल ये है ग्लूकोज, इसने इस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है ऐसे करके। पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव। ठीक है ना, ये जो सा ऑक्सीजन होगा, ये इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया होगा ऐसे करके, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना, यानी कि इस पानी ने, ये जो स्टेशनरी रुका हुआ है ना पानी, ये यहाँ पर, इसने इस ग्लूकोज के हाइड्रोक्सल ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन के पार्शल नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत फोर्स होती है, बहुत ही मजबूत फोर्स होती है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लूकोज
सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं, ये सारे के सारे H2O के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये H2O का मॉलिक्यूल अपनी जगह फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है, ये हिलता जुलता नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये इसको हम क्या कहते हैं, इस पानी को कहते हैं क्या है, स्टेशनरी फेज, रुका हुआ फेज, रुकी हुई चीज़, कि जिसमें ग्लूकोज के हाइड्रोक्सल ग्रुप ने ग्लूकोज हर एक, ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, ये सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव ने इस पानी के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पानी का मॉलिक्यूल हिलेगा नहीं, अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको, थोड़ी बहुत आ गई होगी, ठीक है ना, इतनी काफ़ी है। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ। ये भी मेरी बात याद रखना कि सेलुलोज जो सा होता है ना, सेलुलोज है, ये सेलुलोज के अंदर आपने पानी पोलर सॉल्वेंट ही लेना, यानी कि पानी ही लेंगे। अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, फॉर एग्जांपल पानी के बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करना शुरू किया आपने फ़िल्टर पेपर में स्टेशनरी फेज के तौर पर, क्या होगा कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो फिर ये CCl4 का मॉलिक्यूल जो सा होगा, ये इन धागों से बाहर की तरफ, यानी कि मूवेबल लिक्विड हो जाएगा। यानी कि ये आप क्या, इन सा फिल्टर पेपर होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमे फिरेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फ़िल्टर पेपर फट भी सकता है, ठीक है ना। जैसे ही आपने फ़िल्टर पेपर लेंगे, इसमें कोई चीज़ फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे ना तो ये फट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। क्योंकि आप क्या है, ग्लूकोज, ये जो उनसा सेलुलोज के फाइबर्स में जो उनसा ग्लूकोज है उसने कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनाई हुई, तो जाहिर सी बात है फट ही जाएगा ना फ़िल्टर पेपर, ठीक है ना, जाहिर सी बात है फट जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर चूँकि H2O के मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद था, ये देखें मौजूद है ना हाइड्रोक्सल ग्रुप H2O के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में होगी। जहाँ पर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप दिख जाए ना आपको, समझ लेना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता होगा, वो मॉलिक्यूल, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ठीक है ना। इसी वजह से ये फ़िल्टर पेपर जो सा ये फटेगा नहीं जब आप इसमें कोई चीज़ फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि फ़िल्टर पेपर जो सा आपने लेना है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए जो सा फ़िल्टर पेपर आपने इस्तेमाल करने हैं, वो फ़िल्टर पेपर ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो सा फ़िल्टर पेपर आपने लिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए आपने जो सा लिया है, ठीक है ना, ये फ़िल्टर पेपर है, ये आपने कुछ ज़्यादा ही मोटा ले लिया। नीचे क्या है, नीचे सॉल्वेंट है, नीचे क्या है, नीचे सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, नीचे क्या है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी बता रहा हूँ, नीचे क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर आप ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म ले लो, या फिर पेट्रोल ले लो, या फिर इन सारी चीज़ों का मिक्सचर ले लो, कुछ भी ले सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पर एक स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर एक इंक का कतरा गिराया हुआ है, ठीक है ना। ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसने क्या करना है, इसने ऊपर की तरफ मूव करना है। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव होगा ना, तो ये इंक का कतरा जो सा होगा, ये ब्लैक इंक है,
कौन सा इंक का कतरा है? ब्लैक इंक का कतरा है। तो ब्लैक इंक जो सा होगा, ब्लैक इंक जो सी है ये मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई है। वो जितने भी रंग जो से ये ब्लैक को बना रहे हैं वो सारे के सारे रंग जो से हैं वो अपने आप को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे करके। रेड, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, इस तरीके से सारे के सारे इंक के कतरे में मौजूद सारे के सारे रंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? इस तरीके से अगर आपने ये जो सा है, ये फ़िल्टर पेपर जो सा, ये फ़िल्टर पेपर अगर आपने मोटा ले लिया, कुछ ज़्यादा ही मोटा ले लिया, मोटा, तो अब जो सी ये वेलोसिटी होगी ना, ये ऊपर ये जो सी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट की ऊपर जाने की सलाहियत जो सी होगी, ये क्या है? ये मोबाइल फेज़ है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक ऐसा सॉल्वेंट है कि जो मूवेबल है, इसलिए हम इसको मोबाइल फेज़ कहेंगे। और यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऐसे करके यहाँ पर रुके होंगे मॉलिक्यूल जोन से होंगे, ऐसे ऐसे रुके होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई? पानी के मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज़ में है, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज़ कहेंगे। ये पोलर, ये नॉन पोलर और पोलर, ये दोनों आपस में हाल नहीं होंगी। जब ये दोनों आपस में हाल नहीं होंगी तो ये इंक के कतरे जो उनसे होंगे ये भी अलग अलग आपस में हाल नहीं होंगे। इंक के कतरे ब्लैक इंक के कतरे में मौजूद जितने भी कलर्स होंगे वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हाल नहीं होंगे, वो भी अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, इस तरीके से। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया होता और नीचे भी आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया होता, दोनों की पोलैरिटी मैच कर जाती, स्टेशनरी फेज़ की और मोबाइल फेज़ की। तो अब क्या होता है, ये सारे के सारे कलर्स, ब्लैक इंक जितने भी कलर्स पर से मिलकर बनी है, ब्लैक इंक जितने भी कलर्स से मिलकर बनी है, वो सारे के सारे कलर्स क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते, जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा ना होता हमें। ठीक है ना, यानी कि सारे के सारे कलर्स क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, यानी कि आपस में मिल जाते हैं ऐसे करके, हल ना होते, डिस्ट्रीब्यूट ना होते, अलग अलग ना होता। ठीक है, इसलिए चाहिए पोलर और नॉन पोलर चीज़ें आपस में हाल नहीं होती, जिसकी वजह से उसने ये इंक के कतरे को ऊपर लेकर गए, तो इसमें मौजूद जितने भी रंग से मिलकर बना है ये इंक का कतरा, ब्लैक इंक का कतरा, वो सारे के सारे रंग ऊपर शो होना शुरू हो गए अलग अलग। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये था हमारा कुछ सिस्टम था। ठीक है ना, अगर ये मोटा होता ना तो अब क्या होता? तो ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता ना, इसकी वेलोसिटी क्या होती? ऊपर जाने की वेलोसिटी कम हो जाती। यानी कि पहले जब नॉर्मल फ़िल्टर पेपर, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला लिया था जब आपने, तब पेपर क्रोमेटोग्राफी हो रही थी 20 मिनट्स में। लेकिन जैसे ही आपने मोटा फ़िल्टर पेपर ले लिया है तो अब क्रोमेटोग्राफी, अब जो सा इंक का कतरा है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मुख्तलिफ रंगों में, वो 60 मिनट्स में कर रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ज़्यादा ही पतला फ़िल्टर पेपर ले लिया है तो अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो वो क्या पता, वो फ़िल्टर पेपर जो सा पतला फ़िल्टर पेपर होगा वो फट भी सकता है। ठीक है ना, आपने एक ऐसा फ़िल्टर पेपर चूज़ करना है तो जो ना तो मोटा हो ज़्यादा और ना ही पतला हो, आसानी से ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो सी होती है इसकी 3 टाइप्स हैं, रेडियल है और रेडियल क्रोमेटोग्राफी, और आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। 3 टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी की ये 3 टाइप्स हैं, रेडियल क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, ओके। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है।